हर एक मिनट में ना दुनिया भर में करोड़ों टेक्स्ट मैसेज और ईमेल भेजे जाते हैं। हाँ, और वीडियो भी। बिल्कुल। मतलब हम लोग डेटा के एक विशाल समंदर में डूब रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सार्थक जानकारी के लिए हमेशा प्यासे रहते हैं। एकदम सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव में हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं वो हमें इसी समंदर में तैरना सिखाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस गंभीर विषय की शुरुआत ना एक बहुत ही मासूम और जाने पहचाने दृश्य से होती है। हाँ, वो क्लासरूम वाला दृश्य। हाँ, कल्पना कीजिए, एक क्लासरूम है, एक शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही हैं कि सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए आईसीटी का प्रयोग होता है। तभी एक बच्चा एक ऐसा सवाल पूछता है जो हम में से ज्यादातर लोग पूछने से कतराते हैं। वो पूछता है कि आईसीटी क्या होता है? बिल्कुल। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब ये सिर्फ एक बच्चे की जिज्ञासा नहीं है, ये हमारे आधुनिक जीवन के सबसे बड़े ढांचे पर उठाया गया एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। सही कहा। हम रोजाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल युग जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि इनका असल मतलब क्या है। हाँ, हम बस मान लेते हैं कि हमें पता है। बिल्कुल। और शिक्षिका का जो जवाब स्रोत में दिया गया है ना कि आईसीटी मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है, वो सिर्फ एक फुल फॉर्म नहीं है। तो वो क्या है? वो असल में हमारे आज के पूरे विश्लेषण का एक स्पष्ट रोड मैप है। मतलब ये हमें बताता है कि कैसे बिखरा हुआ डेटा एक अर्थपूर्ण रूप लेता है, कैसे वो इंसानों को जोड़ता है और कैसे मशीनें इस पूरी प्रक्रिया को संभव बनाती हैं। और यही आज का हमारा मुख्य मिशन भी है। हम इस आईसीटी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बुनियादी स्तर से डिकोड करने वाले हैं। हाँ, ताकि कोई भी इसे समझ सके। बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे उसे तकनीक के बारे में ज्यादा ना पता हो, हम इसे वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के जरिए समझेंगे। तो बिना किसी देरी के इस प्रक्रिया के पहले हिस्से पर आते हैं, आई यानी इंफॉर्मेशन, जिसे हम सूचना कहते हैं। हाँ, सूचना। स्रोत में इसकी परिभाषा बहुत ही स्पष्ट रूप से दी गई है। उसमें लिखा है कि डेटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण सूचना कहलाता है। ये बहुत जरूरी लाइन है ना? अब ज्यादातर लोग डेटा और सूचना को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इस परिभाषा में सारा जोर उस सार्थक तरीके से पर है। बिल्कुल। डेटा और सूचना के बीच का अंतर समझना ही इस पूरी पहेली की पहली कड़ी है। देखो, डेटा अपने सबसे कच्चे रूप में सिर्फ अव्यवस्था है, मतलब एक तरह की एंट्रोपी है। हाँ। हमारे आसपास हर पल डेटा पैदा हो रहा है, सेंसर से, क्लिक से, तापमान से, बाजार के भावों से, हर जगह से। हाँ, लेकिन इंसानी दिमाग इस कच्चे डेटा को सीधे प्रोसेस नहीं कर सकता। हमें उस डेटा के भीतर एक पैटर्न खोजना होता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चलिए हम एक रसोई का उदाहरण लेते हैं। अच्छा, रसोई का? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक रसोई के स्लैब पर बहुत सारा कच्चा राशन बिखरा पड़ा है। कुछ आलू हैं, थोड़ा कच्चा आटा है, नमक, कुछ बिना पिसे हुए मसाले हैं और पानी। ठीक है। तो ये जो कच्चा और बिखरा हुआ सामान है ना, ये डेटा है। ये अपने आप में उपयोगी तो है, लेकिन कोई इसे सीधे तौर पे खा नहीं सकता। हाँ, कच्चा आटा तो कोई नहीं खाएगा। बिल्कुल। अब इस कच्चे राशन को एक सार्थक सूचना में बदलने के लिए एक रेसिपी की जरूरत होती है। रेसिपी वो लॉजिक है जो इस अव्यवस्थित सामान को एक क्रम में लाता है। क्या बात है। और जब उस रेसिपी का इस्तेमाल करके इन कच्चे तत्वों को सही अनुपात में पकाया जाता है, तब वो एक स्वादिष्ट व्यंजन बनता है। वो तैयार व्यंजन ही सूचना है। ये तुलना इसके पीछे के विज्ञान को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। जिस तरह रेसिपी कच्चे माल को भोजन में बदलती है, उसी तरह डेटा प्रोसेसिंग कच्चे नंबरों को अर्थ में बदलती है। हाँ, अर्थ देना जरूरी है। उदाहरण के लिए कागज पर लिखे हुए 38, 40, 39 सिर्फ अंक है, वो कच्चा डेटा है। हाँ, बस कुछ नंबर है। लेकिन जब कोई ये बताता है कि ये किसी शहर के पिछले 3 दिनों का तापमान है, सही है, तो अचानक से उस डेटा पर एक संदर्भ लागू हो जाता है, एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। अरे वाह! वो संदर्भ ही वो रेसिपी है जिसने उन नंबरों को सार्थक सूचना में बदल दिया। एकदम सही। और अब इस सूचना के आधार पर फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे कि बाहर जाते समय कैसे कपड़े पहनने हैं। तो अगर हम इसे दैनिक जीवन में लागू करने की बात करें, तो यहाँ से एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हम सूचनाओं से बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, सब यही कहते हैं। लेकिन असल में हम ज्यादातर समय डेटा ओवरलोड से जूझ रहे होते हैं। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। और इसका एक व्यवहारिक उपाय ये हो सकता है कि हम डेटा डाइट का पालन करें। डेटा डाइट? हाँ, मतलब जिस तरह हम जंक फूड से बचते हैं,
वैसे ही हमें जंक डेटा से बचना चाहिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिन भर सोशल मीडिया पर बस तस्वीरें और हेडलाइन स्क्रॉल कर रहा है, जो आजकल बहुत आम है। हाँ, तो वो सिर्फ कच्चा डेटा अपने दिमाग में भर रहा है। इसके बजाय अगर हम सचेत रूप से अपने इनपुट्स को फिल्टर करें, मतलब सिर्फ वही पढ़ें या देखें जो हमारे जीवन में कोई स्पष्ट संदर्भ या अर्थ जोड़ता है। हाँ, ताकि दिमाग थके नहीं। बिल्कुल। इससे हम कच्चे डेटा को सार्थक सूचना में बदलने में अपने दिमाग की ऊर्जा बचा सकते हैं। अपने बिखरे हुए विचारों को एक स्पष्ट टू डू लिस्ट में लिखना भी इसी का एक हिस्सा है। इस तरह से सोचना सच में हमारी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकता है। अब अगर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं तो एक नई चुनौती सामने आती है। वो क्या? जब हमारे पास वो स्वादिष्ट पका हुआ भोजन यानी सार्थक सूचना तैयार है तो क्या होगा? मानव सभ्यता का इतिहास बताता है कि सूचना अगर सिर्फ एक दिमाग में या एक जगह तक सीमित रहे तो उसका कोई मूल्य नहीं है। हाँ, उसे बांटना पड़ेगा। बिल्कुल। इंसानों को जीवित रहने और विकास करने के लिए इस सूचना को आपस में साझा करना पड़ता है। और यहीं से हमारी चर्चा आईसीटी के दूसरे हिस्से पर आती है, सी यानी कम्युनिकेशन या संचार। स्रोत में इसे इस तरह परिभाषित किया गया है कि संचार का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत, लेखन या अन्य माध्यम से जानकारी साझा करना। ये परिभाषा ऊपर से देखने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसके भीतर संचार के पूरे मनोविज्ञान को समेटा गया है। तो वो कैसे? इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति और साझा करना जैसे शब्द बहुत सोच समझ कर रखे गए हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। हाँ, बताइए। इस परिभाषा के हिसाब से तो अगर मैं किसी को बिना कोई संदर्भ दिए बस एक 10 पेज का पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूं, तो तकनीकी रूप से मैंने जानकारी भेज दी। हाँ, भेज तो दी। तो क्या उसे हम संचार मानेंगे? आज के समय में तो लोग बस फॉरवर्ड बटन दबाकर मान लेते हैं कि उन्होंने संचार कर लिया है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये संचार की सबसे बड़ी गलतफहमी को उजागर करता है। देखो, सिर्फ डेटा या जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह फेंक देना संचार नहीं है। फेंक देना सही शब्द है। स्रोत की परिभाषा में साझा करना शब्द का मतलब एक तरफा प्रसारण नहीं है। साझा करने का अर्थ है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्थापित करना, आपसी समझ। अच्छा। अगर कोई पीडीएफ भेजी गई और प्राप्त करने वाले ने उसे खोला ही नहीं या उसे ये समझ ही नहीं आया कि वो फाइल उसे क्यों भेजी गई है, तो संचार की प्रक्रिया विफल हो गई। मतलब बात पूरी नहीं हुई। हाँ, संचार केवल तब पूर्ण माना जाता है जब भेजने वाला जिस अर्थ के साथ सूचना भेज रहा है, प्राप्त करने वाला भी ठीक उसी अर्थ के साथ उसे ग्रहण करे। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब जानकारी का पहुंचना काफी नहीं है, उस जानकारी के पीछे के अर्थ का पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। एकदम सही। और स्रोत की परिभाषा में एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, माध्यम। बातचीत, लेखन या कुछ और। ये माध्यम ही तो वो पुल है जो उस अर्थ को सुरक्षित रखता है। बिल्कुल। और माध्यम का चुनाव ही ये तय करता है कि संचार कितना प्रभावी होगा। अगर माध्यम गलत होना तो सूचना का अर्थ ही नष्ट हो सकता है। तो अगर हम इसे अपनी दिनचर्या से जोड़ें तो सबसे बड़ी चुनौती सही माध्यम चुनने की है। हाँ, रोजमर्रा के जीवन में ये बहुत काम आता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी ऑफिस प्रोजेक्ट में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, स्थिति काफी तनावपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति एक लंबा और कड़ा ईमेल लिखता है जो कि लिखित माध्यम है, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। हाँ, बहुत संभव है कि पढ़ने वाला उसके टोन को गलत समझ ले और बात और बिगड़ जाए। बिल्कुल। यहाँ सूचना तो पहुंच गई लेकिन अर्थ विकृत हो गया। सही कहा। इसके बजाय अगर फोन कॉल या आमने सामने की बातचीत का चुनाव किया जाए तो आवाज के उतार चढ़ाव से भावना स्पष्ट होती हैं और असली संचार हो पाता है। और वहीं दूसरी ओर अगर सिर्फ ये बताना है कि मीटिंग का समय बदल गया है, तो उसके लिए फोन करके किसी का काम रोकना समझदारी नहीं है। हाँ, वहाँ एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज सबसे बढ़िया माध्यम है। बिल्कुल। तो ये माध्यम को लेकर जो सचेत चुनाव है ना, यही कुशल संचार की निशानी है। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। कैसा पेंच? इंसान तो सदियों से संचार कर रहा है। मतलब कभी गुफाओं में चित्र बनाकर तो कभी कबूतरों के जरिए संदेश भेजकर। हाँ, घोड़ों पर सवार दूत भी होते थे। हाँ, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें आज आईसीटी नाम के एक नए ढांचे की जरूरत पड़ गई? क्योंकि इंसानी संचार की हमेशा से कुछ भौतिक सीमाएं रही हैं, समय और दूरी। हाँ। अच्छा, पुराने समय में एक संदेश को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे और इसी समय और दूरी की रुकावट को या कहे घर्षण को खत्म करने के लिए प्रवेश होता है हमारे तीसरे शब्द का, टी यानी टेक्नोलॉजी। हाँ, प्रौद्योगिकी।
स्रोत में इसकी बहुत ही व्यवहारिक परिभाषा दी गई है। वे उपकरण और तकनीक जिसके माध्यम से कोई कार्य आसान और कुशल हो जाता है। आसान और कुशल। हाँ, ये दो शब्द प्रौद्योगिकी की पूरी आत्मा है। तकनीक का मतलब सिर्फ चमकती हुई स्क्रीन या सिलिकॉन चिप्स नहीं है। इसका मतलब किसी भी प्रक्रिया से बाधाओं को हटाना है। इसे समझने के लिए हम रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत साधारण उदाहरण लेते हैं, कपड़े धोने का काम। ठीक है। एक समय था जब लोग नदियों के किनारे जाते थे, कपड़ों को घंटों तक पानी में रगड़ते थे। काम तब भी पूरा होता था, कपड़े धुल जाते थे। हाँ, मेहनत बहुत लगती थी। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक शारीरिक ऊर्जा और समय खर्च होता था। फिर वॉशिंग मशीन नाम के उपकरण का आविष्कार हुआ। अब वॉशिंग मशीन ने कपड़े धोने की बुनियादी बात को नहीं बदला। कपड़े आज भी पानी और साबुन से ही धुलते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस मशीन ने क्या किया? इसने उस पूरी प्रक्रिया को कुशल बना दिया। इसने इंसान की शारीरिक मेहनत रूपी रुकावट को हटा दिया। मशीन एक तरफ कपड़े धोती है और इंसान उसी समय में कोई दूसरा उपयोगी काम कर सकता है। ये उदाहरण इस बात को बहुत गहराई से स्पष्ट करता है कि तकनीक असल में कैसे काम करती है ना? जिस तरह वॉशिंग मशीन ने शारीरिक श्रम को कम किया, उसी तरह संचार की दुनिया में तकनीक ने समय और दूरी के श्रम को शून्य कर दिया है। शून्य कर दिया है। हाँ, पुराने समय में जब कोई खत लिखा जाता था तो वो कागज होता था, उसे बैलगाड़ी या ट्रेन के जरिए ले जाना पड़ता था, जो कि बहुत धीमा था। हाँ, क्योंकि वो भौतिक विज्ञान के नियमों से बंधा था। लेकिन डिजिटल तकनीक ने सूचना के स्वरूप को ही बदल दिया। उसने उस कागज को प्रकाश की तरंगों और बाइनरी कोड में बदल दिया। 0 और 1 में। बिल्कुल। अब एक संदेश को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में दिन नहीं बल्कि कुछ मिलीसेकंड लगते हैं। तकनीक ने संचार की प्रक्रिया से घर्षण को पूरी तरह से हटा दिया है। तो दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी को देखने का हमारा नजरिया भी ऐसा ही होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ बाजार से नए और महंगे गैजेट खरीदने के बारे में नहीं है। तो किसके बारे में है? ये असल में हमारे जीवन में मौजूद रुकावटों को पहचानने और उन्हें दूर करने के बारे में। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे? हाँ, जैसे मान लीजिए कि किसी को हर महीने बिजली का बिल जमा करने के लिए शहर के दूसरे कोने में जाकर लंबी लाइन में लगना पड़ता है, जो कि बहुत थका देने वाला काम है। हाँ, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत घर्षण है, बहुत समय बर्बाद होता है। हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अभी भी हाथ से कपड़े धो रहा है। अच्छा, हाँ। इसके विपरीत मोबाइल में मौजूद एक पेमेंट ऐप, वो वॉशिंग मशीन है जो उसी काम को घर बैठे 30 सेकंड में आसान और कुशल बना देती है। बिल्कुल। तकनीक को अपने जीवन में लागू करने का मतलब है लगातार ये सोचना कि क्या कोई ऐसा टूल है जो मेरे इस उबाऊ काम को कम समय लेने वाला बना सकता है। ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। अब तक हमने सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी को अलग-अलग टुकड़ों में समझा है, लेकिन स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र दिया गया है जो इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ता है। हाँ, वो वेन डायग्राम। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि 3 अलग-अलग गोले हैं। एक गोला सूचना का है, दूसरा संचार का और तीसरा प्रौद्योगिकी का। और वो तीनों गोले एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं। हाँ, और ये ओवरलैप बहुत कुछ कहता है। अगर हम इस डायग्राम के अलग-अलग हिस्सों को देखें तो बहुत सी बातें साफ होती हैं। जैसे अगर हमारे पास सूचना और प्रौद्योगिकी तो है लेकिन संचार नहीं है, तो वो बस एक कैलकुलेटर की तरह है जो अपने भीतर हिसाब तो कर रहा है लेकिन किसी से जुड़ नहीं रहा। हाँ, सही बात है। इसी तरह अगर संचार और प्रौद्योगिकी है लेकिन कोई सार्थक सूचना नहीं है, तो वो एक खाली फोन कॉल की तरह है जिसमें कोई आवाज नहीं है। क्या बात है। और जहां ये तीनों गोले बिल्कुल बीचों बीच आपस में मिलते हैं, जहां सूचना भी है, संचार भी है और तकनीक भी है, वो संगम ही आईसीटी कहलाता है। बिल्कुल। स्रोत में इसके बारे में बिल्कुल सटीक शब्दों में लिखा है कि आईसीटी अनेक सूचना, संचार एवं तकनीक का सम्मिलित रूप है। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां आज की हमारी पूरी आधुनिक दुनिया निवास करती है। हाँ, और स्रोत का अगला वाक्य भी यही कहता है कि आईसीटी आजकल जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जहां स्रोत एक सुझाव देता है। उसमें लिखा है कि हमारे दैनिक जीवन में हम मोबाइल, इंटरनेट का उपयोग देखते हैं। चलिए इस पार्ट में हम कंप्यूटर को जानें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। मुझे यही समझ नहीं आया।
मतलब एक मिनट, हम इतनी देर से इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे और अचानक से स्रोत सीधे कंप्यूटर पर क्यों आ गया? क्योंकि कंप्यूटर ही वो अल्टीमेट मशीन है, वो इंजन है जो इस पूरे वेन डायग्राम के बिल्कुल बीचों बीच उस संगम पर बैठा है। अच्छा। अगर हम ध्यान से देखें तो एक कंप्यूटर क्या करता है? वो कच्चे डेटा को प्रोसेस करके उसे सार्थक सूचना में बदलता है, यानी आई। हाँ, वो इंटरनेट के जरिए हमें दुनिया भर के लोगों के साथ संचार करने की क्षमता देता है, यानी सी। बिल्कुल। और ये सब कुछ वो एक बेहद तेज और कुशल इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के रूप में करता है, यानी ईटी। कंप्यूटर और आज के दौर में हमारे स्मार्टफोन्स, जो असल में छोटे कंप्यूटर ही हैं, वही इस पूरे आईसीटी सिस्टम को भौतिक रूप देते हैं। ये तो सच में नजरिए ही बदल देने वाली बात है। मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी जेब से स्मार्टफोन निकालता है तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक खिलौना नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जो एक ही समय में डेटा को अर्थ दे रहा है, उसे दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचा रहा है और इस पूरे काम को पलक झपकते ही कर रहा है। हाँ, और यहीं से हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण दैनिक जीवन का टिप भी उभर कर आता है। वो क्या है? माइंडफुल कंजम्पशन, या उपकरणों का सचेत उपयोग। हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? अगली बार जब हम अपना स्मार्टफोन या लैपटॉप खोलें तो उसे सिर्फ मनोरंजन की आदत के नजरिए से ना देखें। ठीक है। सचेत रूप से ये महसूस करें कि हम मानव इतिहास के सबसे उन्नत आईसीटी उपकरण को हाथ में लिए हुए हैं। खुद से 3 सवाल पूछने की आदत डालें। कौन से 3 सवाल? पहला, मैं स्क्रीन पर जो देख रहा हूँ, क्या वो सिर्फ कच्चा डेटा है या कोई सार्थक सूचना है? बहुत बढ़िया। दूसरा, मैं किसी पोस्ट या मैसेज के जरिए जो संचार कर रहा हूँ, क्या मैं सामने वाले तक सही अर्थ पहुंचा पा रहा हूँ? हाँ, अर्थ पहुंचना जरूरी है। और तीसरा, क्या यह तकनीक मेरे जीवन को सच में कुशल बना रही है या मैं इसका गुलाम बनता जा रहा हूँ? ये बहुत जरूरी सवाल है। जब हम तकनीक का उपयोग इस जागरूकता के साथ करते हैं ना, तब हम सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं रहते, बल्कि अपने डिजिटल जीवन के असली नियंत्रक बन जाते हैं। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को एक धागे में पिरोएं, तो हमने उस छोटे बच्चे के सवाल कि आईसीटी क्या होता है, उसका एक बहुत ही व्यापक जवाब खोज लिया है। बिल्कुल खोज लिया है। हमने देखा कि दुनिया में बिखरे हुए कच्चे डेटा को एक लॉजिक के जरिए सार्थक सूचना में बदलना इस सफर का पहला कदम है। हाँ। फिर उस अर्थपूर्ण सूचना को सही माध्यम चुनकर दूसरों के साथ साझा करना संचार है। और अंत में इस पूरी प्रक्रिया से समय और दूरी के घर्षण को हटाकर उसे अकल्पनीय रूप से तेज बना देना प्रौद्योगिकी का काम है। एकदम सही सारांश है ये। और जब ये तीनों शक्तियां एक साथ काम करती हैं, तो वो आईसीटी का निर्माण करती हैं। हमने सचमुच उन बुनियादी ईंटों को गहराई से समझ लिया है जिनसे हमारी ये डिजिटल दुनिया बनी है। लेकिन जाते जाते अगर हम आज की इस चर्चा को उस वेन डायग्राम के नजरिए से देखें, तो मेरे मन में ऐसा सवाल उठता है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और वो विचारोत्तेजक सवाल क्या है? देखो, आज हमारे दैनिक जीवन में स्मार्टफोन और इंटरनेट यानी प्रौद्योगिकी ने संचार को इतना तेज और इतना घर्षण रहित बना दिया है कि दुनिया भर की जानकारी बस एक टैप की दूरी पर है। हाँ, बहुत आसान हो गया है सब। तकनीक के उस टी ने अपना काम पूरी कुशलता से किया है और वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। लेकिन जब तकनीक इतनी हावी हो जाती है और किसी भी चीज को भेजना इतना आसान हो जाता है, तो क्या हम इस बात पर ध्यान देना भूल जाते हैं कि हम जो बांट रहे हैं वो वास्तव में सार्थक सूचना है भी या नहीं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हमारे उस वेन डायग्राम में टी इतना विशाल हो गया है कि उसने आय यानी अर्थपूर्ण सूचना को बहुत छोटा कर दिया है? मतलब जानकारी तो है, लेकिन अर्थ गायब है। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये उन्नत तकनीक वास्तव में हमारी मानवीय समझ की गुणवत्ता को बेहतर बना रही है, या फिर वो सिर्फ हमारे आसपास के शोर को और अधिक तेजी से फैला रही है?